Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is अभिषेक पांडे, your teacher for current events. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई पैकेज यहां पर लेना है और ना ही कोई सब्सक्रिप्शन यहां पर आपको लेने की आवश्यकता है। तो आज मैं करंट इवेंट्स की सीरीज में एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक होगा ना, इसमें हम रिफ्यूजीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, रिफ्यूजीज हो गए या अलग अलग तरीके के टर्म्स होते हैं, जैसे रिफ्यूजीज बोलते हैं हम, है ना, उसके बाद माइग्रेंट्स बोलते हैं हम यहाँ पर, या फिर आप ये कह सकते हैं कि असाइलम सीकर। असाइलम सीकर वो लोग होते हैं जो लोग ये चाहते हैं कि भाई आप हमें क्या करिए कि अपनी कंट्री में जो है वो रहने की अनुमति यहाँ पर दे दीजिए। उनके यहाँ पर क्या चाहिए होता है, असाइलम चाहिए होता है। सो अभी यहाँ पर ये टॉपिक जो है वो हम यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको माइग्रेंट्स के बारे में और जो रिफ्यूजीज होते हैं, जो असाइलम सीकर होते हैं, इन तीनों के बीच में मेजर डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये पर्टिकुलर जो टॉपिक आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इसके पीछे रीज़न क्या है ना। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि हमारे देश में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि रिफ्यूजीज़ के लिए और यहाँ पर जो भी असाइलम सीकर होते हैं ना, इनके प्रोटेक्शन के लिए किसी भी तरीके के कानून की कोई व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने किसी भी तरीके के जो यूनाइटेड नेशन के कानून वगैरह हैं, ना तो हमने उसको यहाँ पर साइन किया है, ना तो उनके प्रोटेक्शन के लिए हमने अपने देश में कोई कानून बनाया है। तो अभी क्या है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसको हम यहाँ पर NHRC कहते हैं, जो सभी के अधिकारों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर बनाया गया है। तो NHRC ने यहाँ पर क्या किया है कि बात करी है इस बारे में, जो है वो मुद्दा यहाँ पर उठाया है कि जो रिफ्यूजीज होते हैं और जो असाइलम सीकर यहाँ पर होते हैं, ठीक है, रिफ्यूजीज का मतलब जैसे मान लीजिए कि कहीं पर कोई वॉर वगैरह वाली सिचुएशन यहाँ पर हो गई है ना, या उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर जो है वो यहाँ पर कोई अटैक हो गया है, उनको मारने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, तो वो अपना देश छोड़कर जो है वो दूसरे देश में आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हम यहाँ पर रिफ्यूजीज कहते हैं। रिफ्यूजीज के लिए जो है वो इंटरनेशनल उनको रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है। तो डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा, एक थोड़ा सा आइडिया ले लो कि रिफ्यूजीज होते क्या हैं। फिर असाइलम सीकर का मतलब ये है कि उनको रिफ्यूजी नहीं बोला गया है, उनके अलावा जो दूसरे लोग हैं वो ये चाहते हैं कि आप हमें अपने देश में जगह दे दीजिए ताकि हम आपके देश में यहाँ पर रह सकें। तो अभी उन्हीं की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर बात की जा रही है कि इनके संरक्षण के लिए, इनकी सिक्योरिटी के लिए जो है वो कानून यहाँ पर बनने चाहिए। तो इसलिए हम ये टॉपिक जो है वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता चलेंगी कि भाई हमारे देश में रिफ्यूजीज और जो दूसरे लोग होते हैं उनके लिए यहाँ पर क्या क्या प्रोविज़न है जो यहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम न्यूज़ में देखते हैं। तो ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो अभी यहाँ पर आपको चेयरमैन देखने को मिलेंगे, उनका नाम है जस्टिस, ठीक है, अरुण कुमार सिंह। ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है, नॉट सिंह। सो अरुण कुमार मिश्रा जी जो है वो यहाँ पर क्या है, ये आपको जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी जो है वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो हैं वो आपको चेयरमैन देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी जो यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन होते हैं उनका जो टेन्योर होता है वो तो 3 साल रहेगा या तो 70 ईयर्स। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि भाई या तो 3 साल तक आप रह सकते हो या 70 साल की उम्र तक रह सकते हो। जो भी पहले यहाँ पर आएगा उतने टाइम तक आप यहाँ पर रह सकते हैं। और ये जो यहाँ पर आपके इसके चेयरमैन होते हैं, पहले क्या होता था कि जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे वो होते थे, लेकिन अब रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं ना वो भी यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। तो ये जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी जो हैं वो यहाँ पर क्या है कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं थे, पहले इससे जस्टिस HL दत्तू थे यहाँ पर, है ना, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश भी यहाँ पर थे, लेकिन अब ये प्रोविजन जो है वो यहाँ पर 2019 में हटा दिया गया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन रिसेंटली हेल्ड अ डिस्कशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ द बेसिक ह्यूमन राइट ऑफ रिफ्यूजीज एंड असाइलम सीकर्स इन इंडिया। मतलब कि जो भी यहाँ पर रिफ्यूजीज आपको देखने को मिलेंगे भारत में, जो भी यहाँ पर भारत में रहना चाहते हैं, भारत में चाहते हैं कि हमें असाइलम यहाँ पर दिया जाए, तो उनके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स यहाँ पर होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। इस तरीके का जो डिस्कशन है वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में जो है वो यहाँ पर किया गया है। मैनी पार्टिसिपेंट रेज द इश्यू ऑफ इंडिया नॉट हैविंग ए स्पेसिफिक लॉ फॉर रिफ्यूजीज एंड असाइलम सीकर्स। ठीक है, मतलब जो लोग भी यहाँ पर डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया उनमें अगर आप देखोगे तो कई सारे लोगों ने यहाँ पर ये आवाज़ उठाई कि भाई भारत में यहाँ पर कोई भी रिफ्यूजीज को लेकर या असाइलम जो सीकर्स होते हैं उनको लेकर कोई कानून नहीं है ना, तो इसके ऊपर हमको काम करना पड़ेगा। द डिस्कशन नोटेड दैट दो इंडिया हैज नॉट साइंड द यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951। ठीक है, याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि जो यूनाइटेड नेशन का रिफ्यूजी कन्वेंशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1951 का, इंडिया ने इसके ऊपर साइन नहीं किया है। तो मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई रिफ्यूजी हमारे यहाँ पर आते हैं, उनको हम यहाँ पर जगह नहीं देते हैं, तो ये कोई अपराध नहीं किया हमने। क्यों? क्योंकि भारत ने जो है वो साइन नहीं किया है। अब साइन नहीं किया है तो ये हमारे लिए ऑब्लिगेशन थोड़ा ना है कि वो हमें करना पड़ेगा।
सो ये बात ध्यान रखना है कि इंडिया ने रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 यूनाइटेड नेशन का साइन नहीं किया है। द रिफ्यूजीज एंड असाइलम सीकर्स आर इंटाइटल्ड टू राइट्स इन आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, जो भी यहाँ पर आपको दिया है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये अधिकार उनको दिए गए हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि भले अगर हमने यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन है उसको यहाँ पर साइन नहीं किया है, लेकिन जो यहाँ पर रिफ्यूजी होते हैं या जो असाइलम सीकर्स होते हैं, है ना, उनको आर्टिकल 14 के तहत राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 20 के तहत प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, अगर आप उनको अरेस्ट वगैरह यहाँ पर कर लेते हो तो उनके पास प्रोटेक्शन है कि भाई जो भी यहाँ पर लीगल प्रोसीजर वगैरह होती है उनको फॉलो करवाना है ना। ऐसा नहीं कि भाई उनको यहाँ पर आपने क्या कर दिया कि वो रिफ्यूजी हैं या असाइलम सीकर हैं तो आप उनके साथ अलग तरीके से ट्रीटमेंट करोगे, वो नहीं है। और तीसरी बात, आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है वो भी वहाँ पर रिफ्यूजी को और जो भी यहाँ पर आपके असाइलम सीकर्स होते हैं उनको अवेलेबल है। तो पेपर में एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इनमें से कौन कौन से अधिकार हैं जो रिफ्यूजीज एंड असाइलम सीकर्स को आपको देखने को मिलेंगे। तो 14, 20 और 21, ठीक है, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। भले हमने यूएन कन्वेंशन को साइन नहीं किया तो क्या हुआ, ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अब इसी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि उनके ह्यूमन राइट्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की बात यहाँ पर की जा रही है कि भाई हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि अलग अलग तरीके का कानून यहाँ पर बनाते हैं ताकि इस तरीके की जो प्रोटेक्शन होती है ये उन लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करी जा सके। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि व्हाट इज इंडियाज रिफ्यूजी पॉलिसी, भारत की जो रिफ्यूजी पॉलिसी यहाँ पर है वो किस तरीके की है ना, मतलब भारत में जो रिफ्यूजी का पॉलिसी यहाँ पर चलता है वो किस तरीके से आगे बढ़ता है। सो अगर हम देखेंगे तो इंडिया लैक्स स्पेसिफिक लेजिस्लेशन टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजीज इन स्पाइट ऑफ देयर इंक्रीजिंग इनफ्लो, मतलब अगर आप देखोगे तो हमारे देश में जो रिफ्यूजीज है ना वो यहाँ पर आपको आते हुए दिखाई देते हैं। जैसे बांग्लादेश देख लो, म्यांमार वगैरह से देख लीजिए, काफ़ी सारे रिफ्यूजीज जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो भारत में ना रिफ्यूजी को लेकर कोई स्पेसिफिक लेजिस्लेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कोई कानूनी व्यवस्था जो है वो यहाँ पर नहीं करी गई है। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद इंडिया ने जो 1951 का कन्वेंशन यहाँ पर है उसको यहाँ पर साइन नहीं किया और उसमें फिर यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट किए गए थे 1967 में, है ना। यूनाइटेड नेशन का 1951 का रिफ्यूजी कन्वेंशन भी साइन नहीं किया है और 67 का जो प्रोटोकॉल था जो उसमें अमेंडमेंट किए गए थे उसका भी इंडिया यहाँ पर पार्ट नहीं है। द की लीगल डॉक्यूमेंट परटेनिंग टू द रिफ्यूजी प्रोटेक्शन, मतलब और ये क्या है कि जो 1951 वाला ये कन्वेंशन आपको देखने को मिलेगा ना, ये की डॉक्यूमेंट है कि भाई अगर दुनिया में कहीं पर भी रिफ्यूजी के प्रोटेक्शन के बारे में बात होती है तो इस पर्टिकुलर कन्वेंशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसको भारत ने साइन नहीं किया है। मोर एवर द फॉरेनर एक्ट 1946 फेल्स टू एड्रेस द पिकुलर प्रॉब्लम फेस्ड बाय द रिफ्यूजी एज ए क्लास, ठीक है। और हमारे देश में जो फॉरेनर एक्ट वगैरह होते हैं, है ना, पासपोर्ट एक्ट वगैरह यहाँ पर होते हैं, तो उससे यहाँ पर क्या है कि रिफ्यूजी वगैरह वाली जो प्रॉब्लम होती है उसको हम यहाँ पर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। इट ऑल्सो गिव्स अनब्रिडल्ड पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिपोर्ट एनी फॉरेन सिटीजन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए कि वो पासपोर्ट जो एक्ट है या फॉरेनर जो एक्ट है 1946 भारत में अगर आपको एंट्री करना है तो इन पर्टिकुलर एक्ट के तहत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप इसके अलावा किसी तरीके से भारत में एक्ट करते हैं तो ये क्या करता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको पावर यहाँ पर देता है कि भाई आप कोई भी फॉरेन सिटीजन है जो यहाँ पर कानूनी तरीके से भारत में जिसकी एंट्री नहीं हुई है उसको उठाकर सीधे क्या कर देंगे, डिपोर्ट कर देंगे। डिपोर्ट करना मतलब होता है कि जहाँ से भी वो आया है उसको वहाँ पर ले जाकर छोड़ दिया जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इस तरीके की पावर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो चीज़ें हमको समझ में आ रही है, क्योंकि भारत ने कोई साइन नहीं किया, कोई कानून नहीं है रिफ्यूजी को लेकर, है ना, और भारत ने जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है उसको भी यहाँ पर साइन नहीं किया, खुद का भी कोई कानून आपको देखने को नहीं मिल रहा है, या जो एग्जिस्टिंग यहाँ पर कानून है जैसे फॉरेनर एक्ट है 1946 का, उससे रिफ्यूजी वाली जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्यूजी के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई प्रोविज़न आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पर लीगल तरीके से भारत में एंटर नहीं करते हो तो यहाँ पर क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर पावर दी गई है कि वो क्या करेंगे, उन इंसान को जो है वो यहाँ पर डिपोर्ट कर देंगे। मतलब जिस भी कंट्री से आप यहाँ पर आए हो ना वहाँ पर क्या करेंगे, आपको दोबारा ले जाकर छोड़ दिया जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं डिपोर्ट करना, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब अगली बात यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम देखते हैं कि जैसे मैंने आपको ये बताया कि जो अलग अलग कन्वेंशन है, प्रोटोकॉल हैं, ठीक है, इसमें इंडिया पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे इंडिया हैज़ हैड अ स्टेलर रिकॉर्ड ऑफ दीज इश्यूज ऑफ रिफ्यूजी प्रोटेक्शन, ठीक है। जैसे हमारे देश में कई सारे लोग यहाँ पर आते हैं, उनको हमने प्रोटेक्शन यहाँ पर दी है, ठीक है। चाहे वो दलाई लामा जी के बारे में बात करिए,
है ना, जो दूसरे लोग थे दलाई लामा जी के साथ आए थे उनके प्रोटेक्शन के बारे में बात करिए। कई सारे लोग यहाँ पर आपको श्रीलंका से आते हुए यहाँ पर दिखाई दिए, उनके प्रोटेक्शन के बारे में भी बात करी। भले भारत ने यहाँ पर जो है वो यहाँ पर साइन नहीं किया कोई कन्वेंशन, लेकिन भारत ने मानवता का जो है एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है और कई सारे रिफ्यूजीज जो है ना उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट यहाँ पर किया है। इंडिया हैज़ अ मोरल ट्रेडिशन फॉर एसिमिलेटिंग फॉरेन पीपल एंड कल्चर, मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आती है और तो इंडिया यहाँ पर क्या करता है कि उनको जो है वो जगह देता है ताकि यहाँ पर क्या है कि इस तरीके की जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं वो चीज़ें यहाँ पर फेस ना करें। फर्दर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो रिस्पेक्ट द लाइफ लिबर्टी एंड डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, मतलब इसमें कोई नागरिक वगैरह जो है उसकी बात नहीं होती है, इसमें सभी लोग जो हैं उनके यहाँ पर जीवन के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, डिग्निटी जो है वो किसी भी तरीके के मनुष्य यहाँ पर हो उसकी यहाँ पर सुरक्षा के बारे में जो है वो बात करता है, उसके रिस्पेक्ट की बात यहाँ पर हमारा संविधान जो है वो करता है। सुप्रीम कोर्ट इन द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये केस है ना, क्या होता है कि अलग अलग तरीके के केस होते हैं जिसमें अलग अलग तरीके के जजमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो उसी सीरीज में यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का केस है 1996 का, उसमें इन्होंने ये बात कही थी कि वाइल ऑल राइट्स आर अवेलेबल टू सिटीजन्स, ठीक है, जितने भी भारत के नागरिक हैं उनको सभी तरीके के अधिकार अवेलेबल हैं, पर्सन्स इंक्लूडिंग फॉरेन सिटीजन्स आर इंटाइटल्ड टू द राइट टू इक्वलिटी एंड द राइट टू लाइफ अमंग अदर्स, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि जो मैंने अभी आपको बताया ना 3 आर्टिकल के बारे में, तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में यहाँ पर बताया था कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ठीक है, ये किसके बारे में बात करता है, ये नागरिकों के साथ जो दूसरे लोग हैं, फॉरेनर्स हैं, उनको भी प्रोटेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड करेगा, मतलब राइट टू इक्वलिटी है, ठीक है, प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस एंड राइट टू लाइफ, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। तो यही बात जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने अलग अलग केसेस में यहाँ पर बताया है, जो मैंने आपको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का केस था उसमें ये बात बताई गई। साथ ही साथ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनकम्पासेस द राइट ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट, ठीक है, तो नॉन रिफॉल्वमेंट जो है वो उसके बारे में भी बात करता है ना, मतलब आर्टिकल 21 में ही राइट टू लाइफ तो है लेकिन नॉन रिफॉल्वमेंट जो है उसके बारे में बात हो रही है। तो नॉन रिफॉल्वमेंट यहाँ पर क्या होता है, देखो एक प्रिंसिपल होता है अंडर इंटरनेशनल लॉ विच स्टेट दैट अ पर्सन फ्लीइंग परसिक्यूशन फ्रॉम हिज ओन कंट्री शुड नॉट बी फोर्स्ड टू रिटर्न टू हिज ओन कंट्री। अगर मान लीजिए कि कोई इंसान है ना, वो किसी दूसरी कंट्री से आ रहा है जहाँ पर उसको इस बात का डर है कि वहाँ पर लोग मुझे मार देंगे, है ना, जैसे यहाँ पर क्या है कि कोई भी कंट्री आप ले सकते हो कि परसिक्यूट किया जा रहा है, मतलब उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को मारा जा रहा है, तो वो कंट्री छोड़कर वो आपकी कंट्री में आया और आपने क्या कर दिया कि नहीं भाई साहब हमने रिफ्यूजी कन्वेंशन जो है वो साइन नहीं किया है तो तुम हमारे देश में नहीं रह सकते हो, तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आपको राइट ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि आप जबरदस्ती करके उस इंसान को उस कंट्री में नहीं भेज सकते हो जहाँ उसको इस बात का डर है कि लोग मुझे यहाँ पर मार देंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 21 में ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके के जो अधिकार हैं वो यहाँ पर क्या किए हैं कि जो रिफ्यूजीज वगैरह हैं उनको भी यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब वाई हैज़ नॉट इंडिया फ्रेम्ड द लॉ ऑन रिफ्यूजी येट, मतलब अभी तक भारत ने जो है वो यहाँ पर कोई जो कानून वगैरह है वो यहाँ पर रिफ्यूजी के ऊपर कोई कानून क्यों नहीं बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि रिफ्यूजीज वर्सेस इमिग्रेंट्स। अब यहाँ पर इस बात को समझिए कि कारण यहाँ पर क्या है कि भारत ने जो है वो यहाँ पर क्यों इस तरीके के जो रिफ्यूजी कानून यहाँ पर होने चाहिए वो नहीं बनाए हैं, इस बात को समझिएगा। जैसे सबसे पहले रिफ्यूजीज वर्सेस इमिग्रेंट। इन द रिसेंट पास्ट मैनी पीपल फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज टेंड टू इलीगली इमिग्रेट टू इंडिया, मतलब कि आसपास की जो कंट्रीज है चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो बांग्लादेश है, तो लोग क्या करते हैं कि इलीगल तरीके से जो है वो भारत में एंट्री करने की यहाँ पर जो है वो प्लानिंग करते हैं और कई लोग यहाँ पर इलीगल तरीके से भारत में एंट्री करते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ स्टेट परसिक्यूशन बट इन सर्च ऑफ बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर क्या है कि दूसरी कंट्री से भारत में यहाँ पर आ रहे हो तो यहाँ पर क्या है कि परसिक्यूशन नहीं हो रहा है, मतलब आपको लोग मार नहीं रहे, लेकिन आप क्या है कि आप ये सोचते हो कि भारत में जाएंगे तो क्या होगा कि बेटर हमको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, हमारा डेवलपमेंट ज़्यादा यहाँ पर होगा, तो इस वजह से यहाँ पर क्या होता है कि वो लोग यहाँ पर हमारे देश में एंटर करते हैं। वाइल द रियलिटी इज दैट मच ऑफ द डिबेट इन द कंट्री इज अबाउट इलीगल इमिग्रेंट्स नॉट रिफ्यूजीज, द टू कैटेगरीज टेंड टू गेट, ठीक है, बंच टुगेदर। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारे देश में जो बात हम यहाँ पर करते हैं ना, जैसे बहुत सारे केस वगैरह यहाँ पर देखोगे तो हम लोग यहाँ पर क्या होता है कि डिस्कशन जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में करते हैं,
है ना, कि मतलब जो बिना परमिशन के यहाँ पर एंटर कर रहा है, जो पासपोर्ट एक्ट है या जो फॉरेनर एक्ट है, तो अगर आपको भारत में एंटर करना है तो आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर है, उसके तहत आपको फुलफिल यहाँ पर करना है, तब आप भारत में एंटर कर पाओगे। लेकिन लोग इलीगल तरीके से होते हैं। तो हमारे देश में क्या होता है कि जो ज़्यादातर डिबेट होती है ना, वो इलीगल इमिग्रेंट में होती है कि भाई बांग्लादेश से बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनको बाहर करिए, उनके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या है कि जो रिफ्यूजीज होता है ना, उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करते ही नहीं है कि हमारे देश में जो रिफ्यूजीज वगैरह हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारे देश में जो यहाँ पर इमिग्रेंट्स होते हैं, जो यहाँ पर लीगल तरीके से आपको देखने को मिलते हैं आते हुए, ठीक है, उनका नंबर कम है ना। मतलब अगर आप देखोगे तो कई सारे लोग केवल भारत में इसलिए एंट्री करेंगे कि भारत में जाकर हम लोग काम करेंगे अच्छे से, तो हमारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो हमको ज़्यादा अच्छी मिलेंगी, ठीक है। तो एक तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि रिफ्यूजीज़ और जो इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पर, जो इलीगल तरीके से यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, उनके बीच में यहाँ पर एक डिस्कशन जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में होता है। रिफ्यूजीज के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं है, हमारे यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर हम ज़्यादा डिस्कशन या फोकस करते हैं। फिर अगली बात है मिसयूज ऑफ लॉ। सच अ लॉ कुड बी मिसयूज्ड बाय एंटी नेशनल, टेररिस्ट एंड क्रिमिनल एलिमेंट्स एंड इट वुड कॉज फाइनेंशियल बर्डन ऑन द कंट्री, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर इस तरीके की कोई कानून वगैरह यहाँ पर बना देंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि कई सारे लोग जो हैं वो दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में यहाँ पर आएंगे, है ना, और वो क्या करेंगे कि भाई हम रिफ्यूजी हैं, हमारे साथ परसिक्यूशन यहाँ पर किया जा रहा है, इस वजह से हम भारत में यहाँ पर आए हैं। तो ये सब चीज़ें गलत तरीके से यहाँ पर हो सकती हैं, क्योंकि अब कैसे प्रूव करोगे इस बात को, ये भी क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाता है। तो इससे क्या होगा कि कई सारे लोग जो हैं वो भारत में आ जाएंगे। जैसे रोहिंग्या मुस्लिम्स के बारे में अगर आप देखोगे तो रोहिंग्या मुस्लिम्स जो हैं वो यहाँ पर आए, है ना। अब इतने सारे लोग अगर नॉर्थ ईस्ट में एकदम से आ जाएंगे तो स्टेट के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद है ओपन स्कोप ऑफ मैन्यूवर। एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेशन हैज अलाउड इंडिया टू कीप इट्स ऑप्शन ओपन ऑन द क्वेश्चन ऑफ रिफ्यूजीज, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है कि कोई कानून हमने नहीं बनाया है, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारे ऊपर जो रिफ्यूजीज वगैरह है ना, उनको कंट्रोल करने की कोई यहाँ पर क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको करना पड़ेगा। द गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर एनी सेट ऑफ रिफ्यूजीज एज इलीगल इमिग्रेंट्स। तो अभी क्या है कि सरकार जो है वो किसी को भी यहाँ पर इलीगल जो है वो डिक्लेयर कर सकती है। जैसे दिस वॉज द केस दैट हैज हैपेंड विथ रोहिंग्या, ठीक है। दे आर स्टेटलेस इंडो आर्यन एथनिक ग्रुप हु रिसाइड इन रखाइन स्टेट म्यांमार। मतलब रखाइन स्टेट अभी आपको मैप पे दिखाऊंगा मैं, तो म्यांमार से जो है वो यहाँ पर बिलोंग करते हैं। डिस्पाइट द UNHCR यहाँ पर वेरिफिकेशन, मतलब यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑन रिफ्यूजीज, उनके वेरिफिकेशन के बाद द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डील विद देम एज अ ट्रेस पासर्स अंडर द फॉरेनर्स एक्ट और द इंडियन पासपोर्ट एक्ट। मतलब यहाँ पर क्या है कि यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑन रिफ्यूजीज ने यहाँ पर बोला कि भाई ये लोग क्या है कि अगर आप देखोगे तो ये लोग क्या है कि ये रिफ्यूजीज हैं, है ना। रखाइन स्टेट में इनका परसिक्यूशन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन भारत सरकार ने बोला कि भाई यूनाइटेड नेशन कह रहा है तो हमारे ऊपर तो वो एप्लीकेबल होगा नहीं, क्योंकि हमने कन्वेंशन तो यहाँ पर साइन किया नहीं है ना। लेकिन हम उनको क्या कहते हैं, हम उनको बोलते हैं कि ये इलीगल तरीके से भारत में इनकी एंट्री यहाँ पर हुई है, हम लोग बोलते हैं कि इनको डिपोर्ट यहाँ पर करेंगे। डिटेंशन सेंटर वगैरह भी इनके लिए यहाँ पर बनाए गए, जहाँ पर इनको डिटेन करके रखा जाएगा, फिर समय मिलते ही इनको यहाँ पर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब डिपोर्ट कहाँ करोगे आप, बांग्लादेश में करोगे, म्यांमार में करोगे, क्योंकि वो लोग यहाँ पर बोलते हैं कि ये हमारी पॉपुलेशन नहीं है ना। तो इस तरीके की भी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। सो ये कारण यहाँ पर कुछ थे, है ना, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि इंडिया ने अभी तक कोई रिफ्यूजी लॉ नहीं बनाया, रिफ्यूजी वर्सेस इमिग्रेंट्स। फिर उसके बाद मिसयूज ऑफ लॉ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ओपन स्कोप ऑफ मैन्यूवर, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आप जिस भी तरीके से अपनी पॉलिसीज यहाँ पर रखना चाहते हो, कोई सेट है जो इलीगल डिक्लेयर करना चाहते हो वो इलीगल आप डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, इसलिए भारत ने कोई रिफ्यूजी जो लॉ है वो यहाँ पर नहीं बनाए हैं। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो व्हाई इज देयर अ नीड फॉर अ लॉ ऑन रिफ्यूजीज, अब यहाँ पर ज़रूरत क्यों है। जैसे अगर आप देखोगे ना तो ये है आपका म्यांमार से हमारे 4 स्टेट हैं जो यहाँ पर बॉर्डर को टच करते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, फिर उसके बाद नागालैंड, ठीक है, उसके बाद मणिपुर, ठीक है, मणिपुर हो गया, और फिर हो गया आपका मिजोरम, ठीक है। तो ये सारे जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पर हमारी अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर को टच करते हैं, और अरुणाचल प्रदेश के साथ जो बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट करने का काम आसाम राइफल्स का है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, रखाइन स्टेट है, यहाँ पर अराकान माउंटेन रेंज भी आपको देखने को मिलेगा। ये एक सितवे पोर्ट भी है, ठीक है, जो भारत को जिसका एक्सेस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये रखाइन स्टेट है जहाँ पर ये लोग रहते हैं, ठीक है, कौन, रोहिंग्यास। अब यहाँ पर क्या है कि हमें रिफ्यूजीज के ऊपर यहाँ पर कानून की क्यों आवश्यकता है। पहली बात है लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। इंडिया फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस अ लार्ज इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज, ठीक है, मतलब रेगुलर बेसिस पे क्या होते हैं कि इंडिया में अगर आप देखोगे तो रिफ्यूजीज वगैरह यहाँ पर आते रहते हैं। अफगानिस्तान के टाइम पीरियड पर भी आपने देखा कि वहाँ से भी कई सारे लोग जो हैं वो भारत में आपको आते हुए दिखाई दिए। देयरफॉर अ लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकल सॉल्यूशन रिक्वायर दैट इंडिया मेक अ शिफ्ट फ्रॉम इस
चैरिटेबल अप्रोच टू अ राइट बेस्ड अप्रोच बाय इनेक्टिंग अ नेशनल रिफ्यूजी लॉ। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि अभी हम चैरिटी कर रहे हैं कि हम जिसको यहाँ पर जगह देना चाहेंगे उनको जगह देंगे। जैसे श्रीलंका वगैरह के जो यहाँ पर हमारे रिफ्यूजीज़ हैं उनको हम जगह देते हैं, है ना। जो तिब्बत वाले दलाई लामा उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको हमने यहाँ पर दिया, लेकिन रोहिंग्यास को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि वो हम इनको यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, उनको आप ये कह सकते हैं कि उनको हम जगह नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक चैरिटी करते हैं और हम ये देखते हैं कि कब हमको यहाँ पर उनको जो है वो यहाँ पर हेल्प देनी है, कब नहीं देनी है, ये हम लोग उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं। तो चैरिटेबल जो अप्रोच है ना, इसकी जगह पर हम एक राइट बेस्ड अप्रोच यहाँ पर कर सकते हैं कि भाई जो भी अधिकार होगा उसको यहाँ पर मिलेगा, जो अधिकार के अंतर्गत आता है, जो नहीं आता है उसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसलिए एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की यहाँ पर आवश्यकता है। एडहेरिंग टू ह्यूमन राइट्स, जो मानव अधिकार यहाँ पर हैं, ठीक है, उनको एडहेर करते हुए दिखाई दे। अ नेशनल रिफ्यूजी लॉ will streamline refugee status determination procedure for all kind of refugees and will guarantee them the right they have under international law। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कानून बना लेंगे, तो जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन यहाँ पर कहता है उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए हम रिफ्यूजीज़ को यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे। और क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑलरेडी यहाँ पर कहा है कि उनको मानव अधिकार हैं, ठीक है, जो आर्टिकल 14 में, 20 में, 21 में आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं, वो अधिकार यहाँ पर हैं, तो हमें उनको अधिकार को प्रोवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब तक यहाँ पर कानून नहीं रहेगा तब तक हम उन अधिकार को उनको अच्छी तरीके से प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और वो यहाँ पर लीगल स्टेटस भी उसका आपको जो है वो नील देखने को मिलेगा। तो इसलिए हमें इस तरीके के कानून की जो है वो आवश्यकता यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, दूसरी बात, एड्रेसिंग सिक्योरिटी कंसर्न्स, इट कुड सफिशिएंटली एड्रेस इंडिया सिक्योरिटी कंसर्न व्हाइल एट द सेम टाइम इंश्योरिंग दैट देयर इज अ नो अनलॉफुल डिटेंशन और डिपोर्टेशन कैरिड आउट इन द गार्ब ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जब यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न होंगे, वो यहाँ पर क्या होगा कि उसको डेफिनेटली यहाँ पर ये जो है वो क्या करेगा, सफिशिएंटली यहाँ पर एड्रेस करेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर कानून के तहत देखा जाएगा कि कौन रिफ्यूजीज हैं कौन नहीं है, तो वो चीज़ें यहाँ पर होंगी। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि जो अनलॉफुल डिटेंशन होता है ना, कि अभी क्या कर दिया कि आपने किसी को भी पकड़ लिया, है ना, बोले कि ये लीगल तरीके से आया है, रिफ्यूजी नहीं है, और उसको ज़बरदस्ती आपने किसी दूसरी कंट्री में यहाँ पर भेज दिया, डिपोर्ट कर दिया, तो सरकार की तरफ से भी हो सकता है कि गलत तरीके से यहाँ पर प्रोसेस जो है वो फॉलो हो रही हो। तो उन चीज़ों को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जब कानून बन जाएगा तो उनको हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद है इनकंसिस्टेंसी इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिफ्यूजीज, है ना, मतलब रिफ्यूजीज को ट्रीट करने में इनकंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलेगी। द बल्क ऑफ द रिफ्यूजी पॉपुलेशन इन इंडिया, जो श्रीलंका से, तिब्बत से, म्यांमार से, अफगानिस्तान से यहाँ पर हमारे देश में देखने को मिलते हैं। हाउएवर ओनली तिब्बतन एंड श्रीलंकन रिफ्यूजीज आर रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, केवल यहाँ पर क्या होता है कि जो श्रीलंका और जो तिब्बत से आने वाले रिफ्यूजीज हैं ना, उनको ही सरकार यहाँ पर रिकॉग्नाइज करती है। दे आर प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन एंड असिस्टेंट डायरेक्टली थ्रू स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड रूल्स फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, है ना, मतलब उनके लिए सरकार यहाँ पर क्या करती है कि पॉलिसीज बनाती है, रूल्स वगैरह फॉर्मुलेट करती है, जिनसे उनको असिस्टेंस यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। किसको, जो श्रीलंका से और जो तिब्बत से रिफ्यूजीज यहाँ पर आए हैं। बाकी लोगों को यहाँ पर इस तरीके से सरकार की तरफ से कोई भी जो है वो यहाँ पर मदद नहीं होती है। तो रिफ्यूजी कन्वेंशन अगर यहाँ पर कोई कानून बन जाएगा, है ना, तो उससे आप ये कह सकते हैं कि जितने भी अलग अलग कंट्रीज़ के रिफ्यूजीज़ यहाँ पर होंगे उनको आप सही तरीके से जो है वो यहाँ पर ट्रीट करेंगे, और इससे ह्यूमन राइट जो है वो यहाँ पर आप वायलेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखनी है, और इसीलिए बोला जा रहा है कि रिफ्यूजी यहाँ पर जो लॉज होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने चाहिए। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये तिब्बत वाले रिफ्यूजीज़ हैं, जब ये भारत में आए थे, ठीक है, तो उस टाइम का ये फोटो आपको देखने को मिलता है। उसके बाद बोला जा रहा है कि जो ये मैंने आपको अलग अलग टर्म बताया ना, जैसे रिफ्यूजी बताया मैंने आपको, असाइलम सीकर बताया, ठीक है, फिर माइग्रेंट्स बताया, तो इसका एक बेसिक सा डिफरेंस देख लेते हैं। देखो, रिफ्यूजी वो लोग होते हैं हु हैज फ्लेड देयर ओन कंट्री बिकॉज दे आर एट रिस्क ऑफ सीरियस ह्यूमन राइट वायलेशन एंड परसिक्यूशन देयर। ठीक है, मतलब उन्होंने क्या कर दिया कि वो किसी दूसरी कंट्री को बिलोंग करते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा था कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा था, उनके साथ गलत तरीके की एक्टिविटीज़ यहाँ पर की जा रही थी, या उनको मारा जा रहा था। तो इस डर से उन्होंने अपनी कंट्री यहाँ पर इस तरीके से जो है वो छोड़ दिया और वो किसी दूसरी कंट्री में चले गए हैं। द रिस्क ऑफ देयर सेफ्टी एंड लाइफ वर सो ग्रेट दैट दे फील दैट दे हैड नो चॉइस बट टू लीव एंड सीक सेफ्टी आउटसाइड देयर कंट्री। मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पर उनको डर था इस बात का कि हमें मार दिया जाएगा, हम यहाँ पर बिल्कुल सेफ नहीं है। तो उनके पास केवल एक ही सॉल्यूशन था कि हम अपनी कंट्री को छोड़कर जो है वो दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, और यही हमारे लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन यहाँ पर होने वाला। तो उन्होंने अपनी कंट्री जो है वो यहाँ पर छोड़ दी। दिस इज बिकॉज देयर ओन गवर्नमेंट कैन नॉट और विल नॉट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम दोज डेंजर्स। ठीक है, क्योंकि उनकी खुद की सरकार जो है वो उनको यहाँ पर क्या कर रही थी कि मदद नहीं कर पा रही थी कि इस डेंजर से हम आपको नहीं बचा सकते हैं। ठीक है, तो उनकी सरकार जो है वो इनकेपेबल थी, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं।
रिफ्यूजीज हैव अ राइट टू इंटरनेशनल प्रोटेक्शन। जो भी रिफ्यूजीज यहाँ पर होते हैं ना, उनको ये अधिकार है कि उनको इंटरनेशनल प्रोटेक्शन जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएगी। लेकिन कौन लोग प्रोवाइड कर सकते हैं प्रोटेक्शन? जो कन्वेंशन को जिन्होंने यहाँ पर साइन किया है। जो लोग कन्वेंशन को साइन नहीं किया उनके ऊपर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। मतलब भारत में अगर ये रिफ्यूजीज यहाँ पर आते हैं किसी भी कंट्री से, सो भारत अगर उनको एक्सेप्ट करता है तो ये भारत का यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि मानवता है ना, कि वो करना है कि नहीं करना है, चैरिटी है। अगर वो नहीं करेंगे तो कोई ऐसे मतलब आप ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि नहीं भारत को करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि भारत ने रिफ्यूजी कन्वेंशन जो है वो साइन यहाँ पर नहीं किया है। ठीक है, फिर उसके बाद एक होते हैं असाइलम सीकर। Asylum seeker is a person who has left their country and is seeking protection from persecution and serious human right violation in another country। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि सेम तरीके की चीजें हैं, मतलब ह्यूमन राइट वॉल्यूशन हो रहा है ना, या आप ये कह सकते हैं कि उनको परसिक्यूट किया जा रहा है और वो यहाँ पर क्या है कि वो कंट्री छोड़कर चले गए। हाउएवर, ठीक है, लेकिन डिफरेंस है असाइलम सीकर में और जो रिफ्यूजीज है ना उनमें डिफरेंस है। हाउएवर ही शी हैज नॉट येट बीन लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज अ रिफ्यूजी एंड इज वेटिंग टू रिसीव अ डिसीजन ऑन देयर असाइलम क्लेम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि रिफ्यूजी जब होता है, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑन रिफ्यूजीज जो है वो डिक्लेयर कर देंगे, है ना, कि भाई ये लोग रिफ्यूजी हैं। लेकिन अगर रिफ्यूजी डिक्लेयर नहीं किया गया तो उससे पहले की जो स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं असाइलम सीकर। तो असाइलम सीकर को भी ये स्टेटस नहीं मिला है रिफ्यूजी वाला। अभी वो चीज़ें क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि वो चीज़ें प्रोसेस में है ना। तो असाइलम सीकर जो है वो लेटर यहाँ पर रिफ्यूजी का स्टेटस उनको यहाँ पर दिया जा सकता है। ठीक है, सीकिंग असाइलम इज अ ह्यूमन राइट। अब मेरे साथ यहाँ पर गलत हो रहा है, ह्यूमन राइट वॉल्यूशन यहाँ पर हो रहा है, मुझे परसिक्यूट करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, तो असाइलम मुझे मिलना एक ह्यूमन राइट है। दिस मीन्स एवरीवन शुड बी अलाउड टू एंटर अनदर कंट्री टू सीक असाइलम, है ना। मतलब ये लोग क्या कर सकते हैं कि किसी दूसरी कंट्री में यहाँ पर एंटर कर सकते हैं और वहाँ पर क्या है कि असाइलम के लिए जो है वो यहाँ पर गुजारिश करी जा सकती है कि भाई हमारे देश में इस तरीके की प्रॉब्लम है, आप हमें यहाँ पर क्या करिए कि असाइलम जो है वो दे लीजिए। ठीक है, आप ये देख सकते हैं असाइलम इज अ राइट नाम से जो है वो प्रोटेस्ट वगैरह भी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, अगली बात करते हैं माइग्रेंट के बारे में। सो देयर इज अ नो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड लीगल डेफिनेशन ऑफ अ माइग्रेंट। ठीक है, माइग्रेंट की जो कोई इंटरनेशनल यहाँ पर जो एक्सेप्टेड लीगल डेफिनेशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, कंट्री के बीच में भी माइग्रेशन हो सकता है कि मैं भाई यहाँ पर इंडिया से हूँ, मैं किसी दूसरी कंट्री में चला गया, है ना, या किसी स्टेट से भी माइग्रेशन आपको देखने को मिलेगा, है ना। जैसे मध्य प्रदेश से हैं तो वेस्ट बंगाल चले गए, तो ये भी माइग्रेशन होता है, लेकिन कोई इंटरनेशनल यहाँ पर एक्सेप्टेड लीगल डेफिनेशन माइग्रेंट की नहीं होती है। Migrant can be understood to be people staying outside their country of origin who are not asylum seeker और refugee। मतलब वो यहाँ पर किसी वजह से भी जा सकते हैं, जॉब कर रहे हैं, फैमिली के साथ उनका रीयूनियन है, किसी वजह से भी अगर आप देखोगे तो वो वहाँ पर गए, लेकिन वो माइग्रेंट जो हैं वो यहाँ पर ना तो क्या है कि रिफ्यूजीज हैं और ना ही वो असाइलम सीकर हैं। सम माइग्रेंट्स लीव देयर कंट्री बिकॉज दे वांट टू वर्क, स्टडी और ज्वाइन फैमिली फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस वजह से दूसरी कंट्री में चले गए। फिर अदर्स फील दे मस्ट लीव बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी, पॉलिटिकल अनरेस्ट, गैंग वायलेंस, नेचुरल डिजास्टर और अदर सीरियस सर्कमस्टांसेस दैट एग्जिस्ट देयर। ठीक है, तो कई लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि दूसरी कंट्री में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि गरीबी है, वहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जैसे अगल बगल वाली कंट्रीज हमारी यहाँ पर करती हैं, है ना। पॉलिटिकल अनरेस्ट है ना, आए प्रतिदिन जो है वो यहाँ पर धारा 144 लगती रहती है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि मतलब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पर लिए जाते हैं। गैंग वायलेंस वगैरह हो रहा है, नेचुरल डिजास्टर वगैरह की वजह से भी एक लोग जो है वो दूसरी कंट्री में यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को माइग्रेंट बोलते हैं। और ये जो फोटो में आपको देखने को मिल रहा है ये इंटर स्टेट माइग्रेंट्स है ना, मतलब किसी दूसरे स्टेट के हैं, काम के दौरान किसी दूसरे स्टेट में गए थे, अब ये वापस अपनी जगह पे जा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन को हम रिवर्स माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, रिवर्स माइग्रेशन जो है वो आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। कोविड के दौरान जो है वो लोग शहर से वापस गाँव की तरफ यहाँ पर आ रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया आप बेसिक सा एक डिफरेंस। ठीक है, समझ में आ गया सबको, तो ये इशू है। तो भारत में क्या है कि ये जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जैसे असाइलम सीकर हो गए या रिफ्यूजी हो गए, इनके लिए कोई कानून की व्यवस्था नहीं है। तो अभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने ये कहा है कि भाई इनके लिए थोड़ा सा कानून की व्यवस्था करेंगे तो काफ़ी सारे जो चैलेंजेस हैं उनको हम यहाँ पर एक साथ जो है वो टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि रिवीजन ऑफ मॉडल लॉ बाय एक्सपर्ट कमेटी। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी यहाँ पर मॉडल लॉज हैं उसका यहाँ पर जो एक्सपर्ट कमेटी है उनके द्वारा रिवीजन करवाया जाए। मॉडल लॉज ऑन असाइलम एंड रिफ्यूजी दैट वर ड्राफ्टेड बाय द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन डिकेड्स अगो बट नॉट इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट कुड बी रिवाइज्ड बाय एन एक्सपर्ट कमेटी, है ना। मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने असाइलम सीकर और जो रिफ्यूजीज होते हैं उनके लिए कानून की व्यवस्था किस तरीके से होनी चाहिए उसको ड्राफ्ट कर दिया था कई सालों पहले, है ना, लेकिन उसको सरकारों के द्वारा जो है वो इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो उसको एक्सपर्ट कमेटी जो है ना उनकी मदद से यहाँ पर रिवाइज करवाया जा सकता है। इफ सच लॉज आर इनेक्टेड इट वुड गिव लीगल
सेंसिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा कि इससे हम कर रहे हैं, हमारा मन कर रहा है उनको रिफ्यूजीज को जो है वो राइट प्रोवाइड करना, तो हम कर रहे हैं, नहीं करना तो नहीं कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि लीगल चीजें यहाँ पर हो जाएंगी। जब कानून इस तरीके का पास हो जाएगा ना, तो लीगल सेंसिटी आपको देखने को मिलेगी कि भाई अब तो यहाँ पर करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कानून के तहत जो है वो आपने उनको प्रोटेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड करी है। लॉ कैन एक्ट एज अ डिटरेंट, एक जो है एक डर की तरह यहां पर जो कानून होगा वो काम करेगा। इफ इंडिया हैड डोमेस्टिक लेजिस्लेशन रिगार्डिंग रिफ्यूजीज, इट कुड हैव डिटर्ड एनी ऑपरेसिव गवर्नमेंट इन द नेबरहुड टू परसिक्यूट देयर पॉपुलेशन एंड मेक देम फ्ली टू इंडिया। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि आप ये कह सकते हैं कि जो कानून यहां पर होगा वो यहां पर क्या होगा कि एक डिटरेंट की तरह जो है वो यहां पर काम करेगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई डोमेस्टिक यहां पर लेजिस्लेशन आपको देखने को मिलेगा, जो हम कानून यहां पर बना रहे हैं, सो ये क्या करेगा कि ये डिटर करेगा एनी ऑपरेसिव गवर्नमेंट इन द नेबरहुड, है ना, कि भाई अब यहां पर क्या है कि भारत ने कानून बना लिया है, अब यहां से कोई बाहर से अगर कोई आएगा तो वो क्या है कि उसको हम रिफ्यूजी यहां पर करेंगे, और हमने उसको अगर स्टेटस दे दिया तो इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो पड़ोस की जो कंट्री है उसके ऊपर हम यहां पर प्रेशर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आप ये कह सकते हैं कि ये जो चीज है ये आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर भारत ने उनको अपने यहां पर जगह दे दी है ना, तो इसका मतलब यहां पर क्या है कि ये इस बात की पुष्टि करता है कि बगल वाली जो कंट्री है वहां पर उनके साथ जो ह्यूमन राइट वॉल्यूशंस वगैरह हैं वो यहां पर देखे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक डिटरेंस की तरह भी यहां पर काम करता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये पूरा का पूरा एक इश्यू था, बहुत टाइम से यहां पर रिक्वायरमेंट थी, है ना, कि यार जो हमारे असाइलम सीकर होते हैं, जो रिफ्यूजीज वगैरह होते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए भारत में कानून की व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए। तो अभी दोबारा ये न्यूज़ में यहाँ पर आ रहा है, तो इसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इस बात को दोबारा उठाया है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है ये मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया। अब अगर आपने इस पूरे के पूरे सेशन को बहुत अच्छे से सुना होगा, देखा होगा, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, देखो दिया हुआ है कि विथ रेफरेंस टू रिफ्यूजीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, पहली बात, इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू द रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951। इन इंडिया देयर इज अ नो डेडिकेटेड लॉ टू गवर्न रिफ्यूजीज। तो अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि करेक्ट है। ठीक है, आप लोग इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में भी यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर बताया कि रिफ्यूजी कन्वेंशन जो था उसका इंडिया पार्ट नहीं है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और इंडिया में कोई डेडिकेटेड लॉ नहीं है जिससे रिफ्यूजीज को यहाँ पर गवर्न किया जाए, और इसी वजह से यहाँ पर नए लॉ को इंप्लीमेंट करने की बात की गई है। मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 और 2 जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा लेजिस्लेशन फॉर रिफ्यूजीज के ऊपर एक अच्छा सा डिस्कशन। आई होप आपको ये चीजें पसंद आई होंगी। ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं कि भारत में रिफ्यूजीज के जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए कोई कानून की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इसके बारे में आपका क्या मत है ना, इसके बारे में जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, है ना, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो कि सर हम ये टॉपिक जो है वो यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियोस जो है वो जल्दी ही यहाँ पर प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, तो अगले सेशन में हम यहाँ पर मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए कि जो मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी चैनल है वो भी यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया है, जहाँ पर सभी कंटेंट आपको हिंदी माध्यम में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें या अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर क्लास 12 तक की जो क्लासेस होती हैं सभी वो 100% आपको फ्री यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। और आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस को एक अरेंज फॉर्मेट में प्रोवाइड किया गया है, तो आप उसको विजिट करके अपनी प्रिपरेशन को आज ही स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में लिखना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना है, ताकि उन्हें भी एक इंपॉर्टेंट इशू के बारे में जो है वो पता चले। अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इस इशू के बारे में जो है वो डिस्कशन करिएगा, उनको वीडियो दिखाइएगा, ताकि उनको भी एक नई चीज़ के बारे में यहाँ पर जानकारी हो। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।